Hello everyone, welcome back with new chapter of history, emerging regional cultures. Okay, culture here, what is culture? Culture refers to the customs and beliefs, art, way of life and social organization of a particular country, a region or group. Here we have to read about the regional development, regional cultural development of India. Okay. We usually associate each region in India with a distinctive set of customs and a particular kind of language, food and clothing. Each region has its kind of language, food, clothes, poetry, dance, music and painting. हर एक रीजन का अपना अपना लैंग्वेज है, उनकी फूड हैबिट्स है, क्लोथ्स है, पोएट्री है, जिसके कारण हम लोग उस रीजन को के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है. इट इज वेरी रेगुलर फॉर अस टू रिकॉग्नाइज टू लोकल विथ इट्स लैंग्वेज. हम किसी के उसकी भाषा से पहचान जाते हैं कि वो बंगाली है या मराठी है, उसके अटायर से पहचान जाते हैं कि वो मीन्स ट्राइबल रीजन का है या किसी लोकल रीजन पर्टिकुलर रीजन का है या असम का है या बिहार का है, उसके अटायर से, उनके पहनावे से पहचान में आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ हमें यही पढ़ना है कि द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल. कि ये जो इनका डेवलपमेंट है रीजनल कल्चर्स हुआ, वो किस तरह से इंटरमिंगल हुआ लोगों के साथ और फिर धीरे धीरे उनके कल्चर्स में चेंजेस आया या डेवलपमेंट हुआ, वो इन दिस चैप्टर वी विल रीड. ठीक है. अब ये आपको सोचना है कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये मेडिवियल पीरियड के बारे में, जो डेवलपमेंट है रीजनल कल्चर्स का या इमर्जिंग है जो रीजनल कल्चर्स का, वो मेडिवियल पीरियड में शुरुआती टाइम में मीन्स 750 आफ्टर या 10th सेंचुरी या 12th सेंचुरी के लगभग यहाँ पर हिंदू राजाओं का शासन था. लेकिन 12th सेंचुरी के बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, इनका रूलिंग यहाँ पर 600 ईयर्स तक रहा. तो जिसके कारण बहुत सारे कल्चर्स जो है कुछ अरेबिक और कुछ पर्शियन कल्चर्स भारत की संस्कृति में भी मिलते गए. तो वी विल रीड इन दिस चैप्टर अबाउट दिस डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, music and dance, painting and many more. Okay, now let's see at a glance cultural developments. What cultural developments? About the development of language, music, dance and paintings. Let's see the chapter line by line explanation. The development of languages. देखो, a striking feature of the medieval period in India was the development of several regional languages. Meanwhile, Sanskrit and Persian continued to be the language of the upper classes and in the court. Medieval period में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज के डेवलपमेंट हुए, लेकिन उसमें संस्कृत और पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो लगभग कोर्ट की जो बड़े अपर क्लासेस में ही प्रिवेल हो रही थी, वो उनके बीच ही था. नाउ द सी लैंग्वेजेस ऑफ द कोर्ट. जो दरबार में जो लैंग्वेज चलती थी वो कौन सी थी? सबसे पहले देखते हैं संस्कृत. Kalhana's Rajtarangani, written in the 12th century, was a string of biographies of kings of Kashmir and was the first royal chronicle in Sanskrit. जो कल्हना ने राज तरंगिनी लिखी थी वो किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में वो लिखी गई थी संस्कृत में. अ लार्ज नंबर ऑफ धर्मशास्त्र और डाइजेस्ट ऑन हिंदू लॉ एंड कस्टम्स वेर रिटन इन ऑल्सो संस्कृत. कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो
जयदेव की गीत गोविंदा was composed in 12th century and described the relationship between Lord Krishna and Radha. That was also written in संस्कृत. तो उस टाइम 12th सेंचुरी के लगभग जो लैंग्वेज था, जो प्रिवेल कर रहा था, दैट वाज संस्कृत था. कोर्ट में, दरबार में, जो राजा के दरबार में जो, या उस समय कहा जाता था ब्राह्मणों की लैंग्वेज होती थी. अरेबिक एंड पर्शियन. उसके बाद अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज कैसे आया? अरेबिक क्या था? द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉफिट वॉज नॉट वाइडली यूज्ड इन मेडिवल इंडिया. अरेबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुआ. It was confined to the rulers of Delhi Sultanate and a small group of Islamic scholars and philosophers. ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स और थोड़े इस्लामिक स्कॉलर्स और फिलोसफर्स के बीच ही मीन्स फेमस था. It was the language for the digest on Islamic law, like a Fatwa-e-Alamgiri, a digest of law written by a group of jurists during the reign of Aurangzeb. मतलब ये जो था इस्लामिक लॉ लाइक फतवा-ए-आलमगिरी, जो औरंगजेब के समय में डाइजेस्ट ऑफ लॉ दैट इज रिटन इन दैट अरेबिक लैंग्वेज. उसके बाद आता है पर्शियन. पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द इस्लामिक कोर्ट्स. मुगल दरबार में ये होने लगा. एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अपर क्लासेस. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द तुर्क्स in India and was the preferred language of many great composers and writers. ठीक है. Biographies, autobiographies, court chronicles and histories were also written throughout the Mughal period in Persian and Turkish. अब ये जो उस समय मुगल पीरियड जो था, उस समय कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा परसिस्ट कर रहा था? दैट इज़ पर्शियन लैंग्वेज. और तुर्क ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था. तो पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज दैट होल जो मुगल पीरियड में ये लैंग्वेज चलती रही. ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन वाज अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इसी समय में जो संस्कृत को किस में ट्रांसलेट किया गया? पर्शियन लैंग्वेज में. द रामायण एंड द महाभारत वेर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी. ठीक है, ये जो मुगलों के टाइम में कौन सा लैंग्वेज कोर्ट का लैंग्वेज बना? पर्शियन. अब देखो संस्कृत से कैसे पर्शियन की ओर डेवलपमेंट होता गया. उसके बाद आई लैंग्वेज हिंदी. The development of Hindi, one of the popular language during the period. ठीक है, उस टाइम में हिंदी भी बहुत पॉपुलर था. May be traced back to 7th to 10th centuries. When poets composed works in praise of valor and courage of Rajput kings in a Rajasthani version of Hindi, for instance, चंद बरदाई, पृथ्वीराज, रासो. अब देखो ये जो रीजनल कुछ किंगडम्स ऐसे थे जहाँ पर राजपूतों या जो हिंदू राजाओं का भी शासन वहाँ पर था. ये नहीं कि पूरा का पूरा रीजन जो कंट्री था इंडिया का वो मुगलों के हाथ में था. कहीं कहीं वहाँ राजाओं का भी, हिंदू राजाओं का भी अधिकार था, उनका शासन था. तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज पॉपुलर हो रहा था. और उस वहाँ पर 7th and 10th सेंचुरी के लगभग जो पोएट्स होते थे वो राजपूत राजाओं के प्रेज में, वेलर में, उनके साहस में, वीरता में पोएट लिखते थे, पोइट्री करते थे. उसी में से चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था. वेरियस फॉर्म्स ऑफ हिंदी सच एज ब्रज भाषा एंड खरी बोली began to be used in literary composition including devotional songs of भक्ति संत. और भक्ति संत आए हम लोगों ने उसमें मिडिवल पीरियड में जो सूफिज्म और जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेंट आए उन्होंने स्थानीय बोली में, जो रीजनल लैंग्वेज था, उस बोली में लोगों को अपने पाथ की ओर, अपने न्यू रिलीजन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस पर पोइट्री करने लगे थे.
तो बहुत सारी खड़ी बोली और ब्रज भाषा में कंपोजिशन लिखी गई, हाँ, भक्ति संस के द्वारा। फिर उसी दौरान भोजपुरी एंड अवधी वेयर टू अदर मेन फॉर्म्स ऑफ हिंदी। अब हिंदी से ही मतलब भोजपुरी और अवधी, अवध के जो भाषा थी वो हिंदी का ही फॉर्म था। मीन्स थोड़ा उसमें डिफरेंस, थोड़ी बहुत डिफरेंस थी, लेकिन मिलता जुलता था। उस समय ये भी पॉपुलर हो रहा था। द ग्रेट सूफी मिस्टिक मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत इन अवधी, और उसी में एक सूफी मिस्टिक थे जिन्होंने पद्मावत अवधी में लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। फिर उर्दू कोर्ट की लैंग्वेज। अब उसके बाद आता है इन कोर्स ऑफ टाइम अ न्यू लैंग्वेज उर्दू मीनिंग कैंप इन टर्किज इन्वॉल्व इन द आर्मी कैंप ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ पर्शियन एंड रीजनल लैंग्वेजेस। अब क्या हुआ कि रीजनल लैंग्वेज के साथ जब पर्शियन लैंग्वेज इंटरमिक्स होता रहा तो एक नया तरह का लैंग्वेज इवॉल्व हुआ। वो क्या था? उर्दू मीनिंग कैंप। कैंप में ये, क्योंकि ये जो टर्किश और रीजनल लोग आपस में मिलने लगे तो उनके बीच में ये नया लैंग्वेज इवॉल्व हुआ। उर्दू ग्रेजुअली डेवलप्ड एज अ लैंग्वेज विच वाज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय ऑल। और ये लैंग्वेज जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा और लोगों के बीच बोला जाने लगा। Now come to the regional languages। अब इसी दौरान रीजनल लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में कैसे वो रीजनल लैंग्वेज, जैसे मराठी है तो मराठी का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर अदर पंजाबी हैं, है ना। तो नाउ लेट्स सी मराठी। The Yadava dynasty of Devagiri adapted Marathi as the court language and extended royal patronage to the Marathi scholars. Poets like Saint Tukaram and Ramdas enriched the language by concentrating on Marathi composition। अब मराठाओं का जो था शासन जो था वहाँ पर, अब मुगलों का भी उतना आधिपत्य नहीं हुआ था, तो वहाँ पर यादव डायनेस्टी जो थी देवगिरी की, उन्होंने मराठी लैंग्वेज को अपना कोर्ट लैंग्वेज बनाया और उसको एक्सटेंड किया। रॉयल पैट्रनेज टू मराठी स्कॉलर्स, जो मराठी स्कॉलर्स हैं उनको संरक्षण दिया। तो पोएट सेंस लाइक संत तुकाराम एंड रामदास एनरिच द लैंग्वेज बाय कंसंट्रेटिंग ऑन कंपोजिशन। उन्होंने जो कंपोजिशन लिखी वो किस में लिखी? मराठी लैंग्वेज में। फिर उसी तरह से पंजाबी, अ पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया, पंजाबी वॉज एनरिच बाय द राइटिंग्स ऑफ सिख गुरुस। फिर ये जो पंजाबी भी रीजनल लैंग्वेज सिख गुरुस के कारण, उनकी राइटिंग के कारण वो भी पॉपुलर होता गया। द जन्म सखीज और बायोग्राफीज which included details about the life of Guru Nanak as well as the main tenets of Sikhism were written down। जो गुरु नानक के बारे में जो नाम सखीज जो बायोग्राफीज लिखी गई थी वो लाइफ ऑफ गुरु नानक का किस में लिखी गई थी? पंजाबी में। फोक टेल्स वेयर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पंजाबी लिटरेचर, और उसी साथ फोक टेल्स भी पंजाबी लिटरेचर में लिखे गए। उसके बाद आता है तमिल। साउथ की तरफ जो लैंग्वेज प्रिवल कर रही थी वो थी तमिल, हाँ, रीजनल लैंग्वेज। तो डिविजनल लिटरेचर was composed by the Alvar and Nainar sons in तमिल। जो हमने पढ़ा, जो साउथ की तरफ जो अलवर और नैनार थे, तो वो डिविजनल लिटरेचर जो डेवलप कर रहे थे तो वो किस लैंग्वेज में कर रहे थे? तमिल में। द चोलाज वेयर ग्रेट पैट्रनर्स ऑफ तमिल। और तमिल साउथ में जो चोलाज थे, जब वो अपने शासनकाल में उन्हें तमिल को लैंग्वेज को बहुत पैट्रनाइज किया, उनके पोएट्स को खूब संरक्षण दिया। कंबन हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू तमिल। कंबन एक ऐसे पोएट हुए थे, याद रखना है इसको, जिसने रामायण को किस में लिखा? तमिल में। नेक्स्ट है तेलुगु। अब ये तेलुगु भी रीजनल लैंग्वेज, दैट वाज इन साउथ इंडिया। लिटरेचर इन द तेलुगु लैंग्वेज फ्लरिश्ड अंडर द विजयनगरा डायनेस्टी। विजयनगर डायनेस्टी में कौन सा लिटरेचर फ्लरिश कर रहा था? तेलुगु।
Krishna Rai, one of the most famous rulers of the dynasty, was a gifted writer. Sorry. The 8 great poets or Diggajas lived at his court. Krishnadev Rai की court में 8 great poet रहते थे. The most famous among them being Allah Sani Pedana and Nandi Timanna. The renowned jester and scholar Tenali Rama also resided at his court. जब तेनाली रामा के बारे में आपने सबने सुना होगा, उनके स्टोरीज भी पढ़ी होगी, वो भी कृष्णदेव राय के कोर्ट में के एक रेनाउंड जस्टर मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे. ठीक है, तो उन्होंने भी अपने जो वर्स है, कंपोजिशन है, किस में लिखा? तेलुगु में. Now the Malayalam language. Malayalam language, this language was introduced and used in the inscription by the Chera dynasty. ये जो language है Chera dynasty ने इसको अपनाया. ठीक है. In its oral form, the earliest work Ramcharitram was composed in the 12th century. 12th century में oral form में रामचरित्रम was composed. उसके बाद the earliest literary composition in Malayalam show a strong influence of Sanskrit. इनका ज़्यादा influence हो गया संस्कृत में इस मलयालम का. लीला लत्तिकम, a 14th century text on grammar and poetics, is composed entirely in the Maniparavalam. Maniparavalam means literally diamonds and coral tradition. Maniparavalam refers to the use of Sanskrit and Malayalam in literary composition. Means जो मलयालम जो सेंचुरी 12th सेंचुरी के बाद मलयालम लैंग्वेज में किसका इन्फ्लुएंस होने लगा? संस्कृत का. तो इसमें कहा जा रहा है जो लीला लतिकम है is a 14th century text on grammar and poetics, is composed entirely in the Maniparvalam. Maniparvalam means it is the composition of in Sanskrit and Malayalam. ठीक है, याद रखना आपको लीला लतिकम. फिर कन्नड़ा, another regional language was Kannada. The Bhakti saints of Karnataka praised in Kannada, the language which was enriched by writings of Pompa, Panna and Ranna, referred to as the three jewels of Kannada literature. ये जो थे उनके writings पोम्पा, पन्ना एंड राना, थ्री jewels कन्नड़ लिटरेचर के थे जिन्होंने कन्नड़ लिटरेचर को ज़्यादा पॉपुलराइज किया. The popularization of language is also credited to Jaina writers and proponents of the Veerashaiva movement such as Basavana. तो ये भी कुछ थे जो संत थे जिन्होंने जैन राइटर्स थे जिन्होंने इस कन्नड़ लैंग्वेज को और पॉपुलराइज किया. ठीक है ना. मेनी म्यूजिकल मोड्स, इंडियन म्यूजिक एंड रीजनल डेवलपमेंट्स, किस तरह से इंडियन म्यूजिक में और रीजनल डेवलपमेंट्स होते गए. द medieval period witnessed fascinating advances in the field of classical music. बहुत ज़्यादा इस पर क्लासिकल म्यूज़िक का जो medieval period में जो चेंजेस आया वो बहुत ही fascinating वाला था. The arrival of the Turks with their influence of Arab, Central Asian and Iranian tradition of music led to the introduction of many new elements in Indian music. अब यहाँ पर जब जो मिंगल हुए, इंटरमिंगल हुआ अरबियन कल्चर और सेंट्रल एशियन कल्चर का, इरानियन ट्रेडिशंस का विथ इंडियन म्यूज़िक, तो एक न्यू सिस्टम इवॉल्व हुआ, इमर्ज हुआ, एक न्यू म्यूज़िक सिस्टम इवॉल्व हुआ.
As a result of the introduction of new elements such as Perso-Arabic scales, airs and modes, the musical traditions of the north and south gradually began to diverge and differ. धीरे धीरे अलग होने लगे. Classical music in North India came to be called Hindustani music. नॉर्थ के साइड जो म्यूज़िक था उसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहा जाने लगा. while classical music in South India it comes to know as Carnatic music. तो इस तरह से म्यूज़िक को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक और दूसरा कर्नाटिक म्यूज़िक. New musical instruments such as rabab and sarangi were introduced. इसी दौरान medieval period में नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुए पीपल को, that is rabab and sarangi. The bhakti and the Sufi tradition with their emphasis on music led to the rapid progress of devotional music. तो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के कारण डिवोशनल म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेस हुआ. मेनी न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक सच एज कीर्तन, भजन्स, विष्णुपद्स एंड कबीराई बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द भक्ति मूवमेंट. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन ने म्यूज़िक पर काफ़ी जोर दिया और जिसके कारण डिवोशनल म्यूज़िक में काफ़ी प्रोग्रेस आया. तो फ्यू न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक सच एज कीर्तन, भजन्स एंड विष्णुपद्स वेयर बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द भक्ति मूवमेंट. ओके, यहाँ आप देख सकते हो अमीर खुसरो इज वाइडली एट्रीब्यूटेड एज द फादर ऑफ कव्वाली. फादर ऑफ कव्वाली जिसको माना जाता है वो कौन है, अमीर खुसरो. इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज credited with enriching classical Indian music as well as creating new form of literary composition known as ghazal. अमीर खुसरो को किसके नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ कव्वाली. ये एक तरह का डिवोशनल सिंगिंग था, होता था कव्वाली. हम लोग सब ने सुन रखा कव्वाली. In the Indian subcontinent, it is credited with enriching classical Indian music as well as creating a new form of literary composition known as the ghazal. न्यू फॉर्म ऑफ जो लिटररी कंपोजिशन है उसको क्या कहा जाने लगा, गजल. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ लिटरली कंपोजिशन जो क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ लिटरली कंपोजिशन दैट इज नोन एज गजल. अब है तानसेन. तानसेन कौन था, हु वाज एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर. अकबर के समय कोर्ट राज दरबारी था वो. इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिंदुस्तानी. ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल में अकबर इज कंसिडर्ड वन ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ही क्रिएटेड मेनी रागा सच एज मियाँ की मल्हार. जो अकबर था, अकबर की कोर्ट में जो तानसेन थे वो बहुत ही बड़े उम्दा म्यूज़िक क्लासिकल म्यूज़िक म्यूजिशियन थे. हाँ, और उन्होंने बहुत से राग क्रिएट किया. वो कौन कौन से राग है, मियाँ की मल्हार, दरबारी एंड मियाँ की थोड़ी. राजा मान सिंह एट अकबर्स कोर्ट प्रमोटेड द ध्रुपद स्टाइल. औरंगजेब वॉज एक्म्प्लिश्ड वीणा प्लेयर. ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से मेनली म्यूजिकल म्यूज़िक इंडियन म्यूज़िक ओरिजिनल डेवलपमेंट्स होता गया अदर्स कंट्री के साथ मिंगल होने से. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डांस.